नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया। दिस इज JBN, डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, Geographic Indians University. Our today topic is vital force as expressed in functions, in health, in disease, in recovery, in cure. In the last chapter, chapter number 3, we talked about some general qualities of vital force and what Heyman says regarding vital force and the views of Dr. H.K. Doctor. In today's lecture, we move forward. That is the vital force के फंक्शन हेल्थ में क्या है, डिजीज में क्या है और रिकवरी में और क्योर में क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। ये सब चीज़ें हम अफोरिज्म नंबर 10, 11, 12 के अंदर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। बट व्हाट इज द व्यूज ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट? वी डिस्कस सम पॉइंट्स। In order to get a complete knowledge of these essential functions, we must study their expression during health. From the beginning of its existence, growth is expressed from within cell. It is never observed growing from without it. The one point most essential to observe the direction of its manifestation every time from within outward in healthy condition, vital force may be in perfect functioning and by the sense of general well-being. So again, I repeat this paragraph. That is, in order to get a complete knowledge of these essential functions, कि हमें वाइटल फोर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं हेल्थ के दौरान, डिजीज के दौरान, रिकवरी में और क्योर में, उनको समझने के लिए वी मस्ट स्टडी देयर एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग हेल्थ। ड्यूरिंग हेल्थ में वाइटल फोर्स के क्या एक्सप्रेशंस हैं, डिजीज के दौरान वाइटल फोर्स के क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्योर के दौरान वाइटल फोर्स के क्या एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए। तब ही हम वाइटल फोर्स का रोल क्या है इन सारी कंडीशंस के अंदर हम उसको प्रॉपर वे में हम समझ सकते हैं। तो in the healthy condition, from the beginning of its existence, growth is expressed from within the cell. जब हम बात करते हैं कि जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, जब न्यू लाइफ की बिगिनिंग होना स्टार्ट होती है, उसका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। अंदर से बाहर की तरफ इस एनर्जी का स्प्रेडिंग होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, ना कि बाहर से अंदर की तरफ होता है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ। सेल का डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल, न्यूक्लियस से आउटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इट इज नेवर ऑब्जर्व्ड ग्रोइंग फ्रॉम without ink. The one point most essential to observe the direction of its manifestations every time from within outward. In healthy condition, vital force may be in perfect functioning and by a sense of general well-being. The another thing is that vital force may be in a perfect functioning and by a sense of general well-being. This is the first condition of health. कि हेल्थ के दौरान वाइटल फोर्स आपका प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर होना चाहिए और पर्सन को ये फीलिंग होनी चाहिए वेल बीइंग की। दिस इज द हेल्दी कंडीशन। इन डिजीज कंडीशन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स चेंज। लेकिन जब पर्सन बीमार होता है तो वाइटल फोर्स के ये एक्सप्रेशंस हैं,
ये चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे हेल्थ के दौरान हम बात करते हैं कि जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ये चेंज हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो फीलिंग है वेल बीइंग की वो चेंज हो गई, जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो चेंज हो गई। देयर इज ए फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब यहाँ पे फीलिंग आ गई डिस्कम्फर्ट वाली, डिसऑर्डर वाली, डिसहार्मोनी वाली। वेल बीइंग इज मिसिंग एंड इट्स चेंज्ड इनटू सम disordered state. The alteration at mental depends upon the intensity of disturbance. During sickness, अल्टरेशंस हमें देखने को मिलेंगे एट मेंटल पे और फिजिकल लेवल पे भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअलिटी, जो कि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है और मैनिफेस्टेशन है वाइटल एनर्जी के, ये हर पर्सन पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। ऐसे ही ड्यूरिंग सिकनेस वाइटल फोर्स की जो डिसऑर्डर्ड एक्सप्रेशंस हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। किसी पर्सन के अंदर मेंटल अल्टरेशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी के अंदर फिजिकल अल्टरेशंस हमें देखने को ज़्यादा मिलेंगे। Because of this disturbance, many types of physical signs and symptoms appear. The causes of disturbance are some external influences or some miasm. अब इस डिस्टरबेंस का कॉजेज हो सकता है, सपोज कि एक्यूट डिस्टरबेंस है तो कोई एक्साइटिंग कॉज हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिस्टरबेंस है तो उसका कोई फंडामेंटल कॉज या मियाजम हो सकते हैं। उनका अल्टरेशन हमें हॉलिस्टिकली पूरी बॉडी पे देखने को मिलेगा, मेंटल पे भी फिजिकल पे भी है। बात करते हैं जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सच एज shock of sudden news, either bad news or joyful news, fright, long mental and physical strains, and many other reactions. These are some emotional exciting causes जिनका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे, हमारे वाइटल फोर्स पे, हमारी एनर्जी पे देखने को मिलता है। The vital force is always trying to recover itself from diseased condition. In the acute conditions, the vital functions are often restored itself by its own power, and it is not important to notice the disappearance of symptoms in the reverse order of their appearance. अब हम बात करते हैं पहले एक्यूट कंडीशंस की। एक्यूट एक्साइटिंग कॉज आया, वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ। वाइटल फोर्स स्टार्टिंग में अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, अपने आप को विदाउट एनी एड, आर ऑफन रीस्टोर्ड इटसेल्फ बाय इट्स ओन पावर। ये अपने खुद की पावर से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। And it is not important to notice the disappearance of symptoms in the reverse order of their appearance. अब जो हम बात करते हैं कि हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जो कि हमें एक्यूट कंडीशंस के अंदर जनरली हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन कई बार एक्साइटिंग कॉज बहुत वायलेंट पावर का होता है। तब क्या होता है, हम आगे बात करते हैं। समटाइम्स इन एक्यूट डिजीजेज द एक्साइटिंग कॉज मे बी सो वायलेंट टू डिस्ट्रॉय लाइफ इन ए शॉर्ट टाइम। अब कई बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्साइटिंग कॉज आ जाता है, वो कुछ ही समय में हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या कर देता है। इन दिस कंडीशन वाइटल फोर्स में बी अनएबल टू ओवरकम इटसेल्फ। तो अगर एक्साइटिंग कॉज वायलेंट है, सीवियर एक्साइटिंग कॉज है, तब वाइटल फोर्स अपने आप में इस कंडीशन से ओवरकम नहीं हो सकता एंड यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, मीन्स अगर एक्साइटिंग कॉज एक्यूट है, सीवियर वायलेंट है, तब लाइफ की डेथ हो जाएगी और
माइल्ड है तो लाइफ वाइटल फोर्स अपने आप को ओवरकम कर लेता है. On the other hand, if it may be able to overcome the disease condition without outside help by crisis, then there is such a wear out of the vital energy. हम अगर एक्यूट डिजीज के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्यूट डिजीज के बारे में डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनम में लिखा हुआ है कि सिर्फ वही एक्यूट डिजीजेज है जिनको हम मानेंगे वो ये है कि या तो वो ठीक हो जाए या उस पर्सन की डेथ हो जाए इन इट शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड. These are only acute diseases and rest of all diseases are chronic diseases. तो अब क्या होता है कि जब वाइटल फोर्स अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी अदर हेल्प, तो क्या होता है कि बॉडी की जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल है, वो डिप्लीट होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि ये एनर्जी वाइटल फोर्स अपने आप को रिकवर करने के लिए यूज में लेता है, जिससे कि ये एनर्जी का डिप्लीशन हमें देखने को मिलता है. बिकॉज ऑफ दिस सैक्रिफाइसिंग ऑफ सम फिजिकल एनर्जी ऑफ द पेशेंट एंड अगेन हिज लाइफ इज इन डेंजर. अगर ये डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो जाता है एनर्जी का, तब ये कंडीशन लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है. So, remedies will help in these acute diseases and very frequently save the life. तो acute conditions के अंदर medicines की जो importance है वो ये है कि वो लाइफ को, आपकी लाइफ को बचाती है और जल्दी पेशेंट को रिकवर करने के अंदर हेल्प करती है. अब सपोज कि वाइटल फोर्स इटसेल्फ का रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसको अपन मेडिसिन की हेल्प देते हैं तो रिकवरी becomes fast. It will always remain unknown how this power works in conjunction with the homeopathic remedy to assist in conquering the assaults of the vital force. But that it does so and lowers very markedly the mortality rate in the acute disease we know to be true. मेडिसिन का यूज करने से एक्यूट कंडीशन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मोर्टेलिटी रेट वो काफी हद तक कम हो जाती है. In acute diseases, only is it ever possible for the vital force to rectify the conditions without assistance. In chronic condition, this can never be done. Means कि vital force अपने आप को recover कर सकता है acute conditions के अंदर, but in chronic conditions, vital force अपने आप को recover नहीं कर सकता. बिना किसी हेल्प के उसको हेल्प लेनी ही पड़ेगी क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर. एक्यूट के अंदर वो हेल्प विदाउट एनी हेल्प रिकवर कर भी सकता है और अगर वायलेंट अटैक है तब वो रिकवर नहीं भी कर पाएगा. देयर इज द 50-50% चांसेस ऑफ रिकवर बाय वाइटल फोर्स अलोन. बट इन क्रॉनिक केसेस देयर इज नो एनी कंडीशन. He have to take some help from outside for recovery. During cure, the symptoms of a disease disappear in the reverse order of their appearance. This is true in acute as well as chronic disease. This order of disappearance is always maintained. It is essential point of observation from which the physician can judge the progress of the case under the selected remedies. There are some fixed guidelines about to know the action of our remedies, that is the action is going in right way or wrong way. These are the some guidelines every physician should observe while treating the chronic cases, especially that is the
Disappearance is always maintained. It is essential point of observation. मीन्स कि जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो जो डिसअपियर हुए हैं उनका ऑर्डर कैसा है, तो ये गाइडलाइंस हैं जिनके हम बारे में बात करेंगे. There are some guidelines to observe the progress of the case during treatment, whether patient on path of cure or in path of suppression and palliation. Means कि physician को इस चीज के बारे में पता लगना होना चाहिए कि मेरी मेडिसिन के बाद में पेशेंट रिकवरी पे है, क्योर वाले रोड पे है, या सप्रेशन हो रहा है, या पेलिएशन हो रहा है. तो ये गाइडलाइंस क्या है? These are the improvement and cure come from within outward. फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो क्योर हो रहा है, वो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है. फ्रॉम विदिन आउटवर्ड. सिम्टम्स डिसअपियर फ्रॉम अपोव डाउनवर्ड्स. सिम्टम्स जो डिसअपियर होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे. Complaints go from an important to a less important organ. Complaints जो disappear होना स्टार्ट होगी तो वो important organ से less important organ की तरफ, और symptoms disappear in the reverse order of their appearance. And the last is the जो symptom disappear होंगे वो reverse order के अंदर होंगे. ये सारे points हमने पढ़े हुए हेरिंग्स लॉ ऑफ टॉर्क के अंदर. तो ये ऑर्डर हमें देखना होगा हर डिजीज के क्योर के दौरान कि ये ऑर्डर हमें मिल रहा है कि या नहीं मिल रहा है, या हम रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं जा रहे क्योर करने के अंदर. रिवर्स ऑर्डर मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे डिजीज ठीक हो गई लेकिन मोर वाइटल ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट डेवलप हो गया, तो इट गोज टू द सप्रेशन. ये फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं. The need of regular study of the philosophy that established homeopathy becomes more and more useful if we would be masters of our work, as well as have to keep certain degree of patience. However, if we can know that we are going in the right direction, it gives us the patience, confidence, and courage to heal. In this paragraph, Dr. Robert says about फिजिशियंस नॉलेज. फिजिशियन को अपने वर्क पे मास्टरी होनी चाहिए. वो मास्टरी हमें तभी आएगी जब फिजिशियन को नॉलेज होगा होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए उसको कि कब मुझे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है, कब मुझे वेट एंड वॉच करना है. उसके लिए फिजिशियन के अंदर पेशेंस होना चाहिए. वो पेशेंस आएगा उसकी स्टडी से, वो पेशेंस आएगा उसके कॉन्फिडेंस से, और फिजिशियन में इतना साहस होना चाहिए, इतना करेज होना चाहिए कि वो वेट कर सके मेडिसिन के एक्शन के लिए. फिजिशियन को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी के अंदर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब वो करे. इन सब चीज़ों के लिए रेगुलर स्टडी की ज़रूरत है फिजिशियन को, जिससे कि वो अपने आप को अपडेट कर सके. होम्योपैथिक फिलोसॉफी की नॉलेज होनी चाहिए उसको, जिससे कि उसके जो भी डाउट्स हैं वो उसके माइंड से क्लियर हो सके. सो I close here this chapter. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.